आप देख रहे हैं दिशा चैनल। शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार की इस कड़ी का। मैं हूं तान्या बडोला। सप्ताह भर की ताजा तरीन सकारात्मक खबरों के साथ हम हाजिर हैं। अपने इस खास प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि कैसे जीता जनतंत्र, टूटा अनशन, गरीब बच्चों का भविष्य संवार रहा है अक्षरा, मनरेगा को नई शक्ल देने की तैयारी, देश की राजधानी बनी प्रति व्यक्ति आय में अव्वल, परंपरागत फसलों को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकों का प्रयोग। लेकिन खबरों की शुरुआत पहले सुर्खियों से। जीता जनतंत्र, टूटा अनशन, गरीब बच्चों का भविष्य संवार रहा है अक्षरा, मनरेगा को नई शक्ल देने की तैयारी, दिल्ली बनी प्रति व्यक्ति आय में अव्वल, धान और गेहूं का उत्पादन बढ़ाने पर रिसर्च, संचार साधनों पर अन्ना का जलवा, रेशम उत्पादन के नए कीर्तिमान करती महिलाएं, गांवों की चौपाल पर लगेगी कानून की पाठशाला, सोने की जबरदस्त उछाल के बावजूद भारत में बढ़ी डिमांड, और फैशन वीक में छाया रंगों का खुमार। अकल्पनीय, अविश्वसनीय और स्पष्ट राष्ट्र जीवन में विगत 12 दिनों से चल रहे भ्रष्टाचार मुक्ति मंथन को संभवतः ऐसे ही परिभाषित किया जा सकता है। विक्रम संवत 2068 के भादो मास की कृष्ण चतुर्दशी या फिर 21वीं सदी के वर्ष 2011 के 28 अगस्त को 10:19 पर जब जन लोकपाल के नायक 74 वर्षीय किशन बाबूराव हजारे उर्फ अन्ना ने दलित और मुस्लिम समुदाय की सिमरन और इकरा के हाथों शहद मिला हुआ नारियल पानी पीकर अनशन तोड़ा तो रामलीला मैदान का कोना कोना करतल ध्वनि से गूंज उठा। अन्ना ने रामलीला मैदान में उपस्थित अपार जनसैलाब सहित अनशन को समर्थन देने वाले सभी लोगों के साथ ही मीडिया के लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जन लोकपाल जनतंत्र की सफलता की जीत है। इसके साथ ही अन्ना ने कहा कि अभी आधी लड़ाई बाकी है। उन्होंने कहा कि अनशन तोड़ा नहीं बल्कि स्थगित किया है। इससे पहले अन्ना के आंदोलन से भारतीय राजनीति को कई नाटकीय बदलावों से गुजरना पड़ा। आम आदमी के खास हो जाने का ये ऐतिहासिक अवसर था जब जनसैलाब के दबाव में छुट्टी के दिन संसद के दोनों सदनों में लोकपाल विधेयक पर करीब 17 घंटे की लंबी बहस के बाद इसे सहमति दे दी गई। दोनों सदनों ने अन्ना की तीनों मांगों पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अन्ना समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। रामलीला मैदान सहित पूरे देश में खुशी का जश्न मनाया जाने लगा। गौरतलब है कि अन्ना को 16 अगस्त को उस समय हिरासत में लिया गया था जब वो अनशन के लिए जयप्रकाश नारायण पार्क जा रहे थे। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। जेल से छूटने के बाद वो 19 अगस्त को रामलीला मैदान पहुंचे थे जहां पर अन्ना का अनशन चल रहा था। कुल मिलाकर जनतंत्र में जन ये जान गया है कि संकल्प पक्का हो और उसके मूल में जनहित हो तो लोक के आगे तंत्र झुकेगा। किसी भी देश का भविष्य उस राष्ट्र के बच्चे होते हैं। अगर बच्चे शिक्षित और सक्षम हैं तो उस राष्ट्र का भविष्य उज्जवल होता है। भारत में बच्चों की संख्या 42 करोड़ है, लेकिन उनमें कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। ऐसे बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है अक्षरा फाउंडेशन ने, जिससे गरीब बच्चों में शिक्षा की अलख जगी है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। निरक्षरता हमारे लिए पाप और शर्मनाक है। इसका नाश किया जाना चाहिए। ये कथन है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। लेकिन भारत में ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें पढ़ लिखकर आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है। ये काफी गंभीर विषय है जिस पर विचार करते हुए खुद भारत सरकार ने राइट टू एजुकेशन बिल को 2010 में पारित किया था, जिसके मुताबिक 6 से 14 साल के हर बच्चे को शिक्षित होना जरूरी है, जिसके लिए सरकार की तरफ से सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। लेकिन फिर भी आज भारत में बच्चों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अशिक्षित है। सवाल यह कि क्या उन तक शिक्षा की चिंगारी नहीं पहुंचनी चाहिए? जवाब होगा जी हाँ, पहुंचनी चाहिए। और इसी मिशन और लक्ष्य के साथ साल 2000 में पड़ी थी नींव अक्षरा फाउंडेशन की, जिसका एकमात्र ध्येय है भारत के सभी बच्चों को शिक्षा का अमूल्य तोहफा देना। अक्षरा फाउंडेशन के अंतर्गत गरीब बच्चों को पढ़ाने की मुहिम शुरू की गई है। इसके तहत बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। ये बच्चे ज्यादातर उनके हैं जो दिहाड़ी पर काम करते हैं।
जिन्हें 2 वक्त की रोटी जुटाने के अलावा कुछ ध्यान नहीं होता है, जो नहीं जानते हैं कि पढ़ाई का मूल्य क्या है और देश का निर्माण करने के लिए शिक्षा का क्या महत्व है। ऐसे ही बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है अक्षरा फाउंडेशन ने। यहाँ बालवाड़ियाँ चलाई जाती हैं जिसमें बच्चों को प्राइमरी शिक्षा दी जाती है। दुनिया में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर वो पढ़ा लिखा है, उसकी तकदीर में रहेगा, अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है वो बच्चा। जो बच्चा रेलवे में भीख मांग रहा है, अगर वो पढ़ लिख लेगा, अच्छा कल का वहाँ पे कुछ इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। ज़रूरी नहीं है वो ज़िंदगी भर झाड़ू ही मारेगा ट्रेन में। अब तक इस संस्थान ने देश भर में करीब 80,000 से ज्यादा बच्चों के भविष्य को संवारा है, जिनमें ज्यादातर बच्चे वो हैं जो अपने घरों से स्कूल के लिए नहीं बल्कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए अपने माता पिता के साथ घर से निकलते हैं। इस संस्थान की कोशिश है इन बच्चों में शिक्षा की अलग जगाना, जिससे ये बच्चे अपने मूलभूत अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। इन बच्चों को पढ़ते और कुछ सीखते देख वाकई में लगता है कि कोशिश करने से बदलाव जरूर लाया जा सकता है, जिससे आगे चलकर पढ़ लिख कर ये बच्चे न सिर्फ अपना बल्कि देश का भविष्य संवार सकेंगे। आज जिस तरह से अक्षरा फाउंडेशन ने बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास शुरू किया है, अब जरूरत है आगे आकर हम सभी को अपना सहयोग और योगदान देने की, जिससे हर बच्चा न सिर्फ शिक्षा के अधिकार को प्राप्त कर सके बल्कि अपना भविष्य भी सुधार सके, जिसका उसे पूरा पूरा हक है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। यूपी सरकार की 6 साल पुरानी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को नई शक्ल देने की तैयारी में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय जुट गया है। देश के सभी 600 जिलों की बजाय बेहद गरीब जिलों में इसे अच्छे तरीके से लागू करने पर सरकार विचार कर रही है। माना जाता है कि यूपीए को साल 2009 के आम चुनाव में जीत दिलाने में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस योजना में हो रहे बदलाव पर देखिए एक रिपोर्ट। सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा को चुस्त और दुरुस्त बनाने की कवायद के तहत इसे देश के सर्वाधिक गरीब 200 जिलों पर केंद्रित करने जा रही है। मनरेगा को पूरी तरह रोजगार की मांग पर आधारित बनाने का भी लक्ष्य रखा है, जिसमें रोजगार पाने वाले अभ्यर्थी को पर्ची मिलेगी, जिस पर काम के लिए बुलावे की तारीख होगी। इच्छुक अभ्यर्थी बुलावे की तारीख के 15 दिन के भीतर काम या बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार हो जाएगा। इससे सरकार को उम्मीद है कि भ्रष्टाचार और देर से भुगतान पर रोक लगाई जा सकेगी। साथ ही काम की गुणवत्ता में सुधार आएगा। मंत्रालय का यह फैसला इन चिंताओं के बीच आया है कि ये योजना ठहराव का शिकार हो गई है। देश के सभी जिलों में इसे लागू करने से इसका असर कम हुआ है और शहरों की ओर बढ़ता पलायन नहीं रुका है। सरकार चाहती है कि संसाधनों का इस्तेमाल जरूरतमंद जिलों में अच्छी तरह किया जाए, जिसके तहत मनरेगा के कार्यों पर अब पंचायत का एकाधिकार नहीं होगा। इसमें सिविल इंजीनियरों, जल वैज्ञानिकों और जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। साथ ही बागवानी, जैविक खेती और पशुपालन को मनरेगा में शामिल भी किया जाएगा। सरकार मनरेगा को अब अधिक विकेंद्रीकृत और नए रूप में देश के ऐसे जिलों में लागू करेगी जहां मुश्किल हालात के चलते लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। आर्थिक सुधार का असर आम आदमी की आमदनी में इजाफे के रूप में हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली प्रति व्यक्ति आय में अव्वल बन चुकी है। वहीं पिछड़े राज्य बिहार में भी प्रति व्यक्ति आय में उछाल दर्ज किया गया है। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। पिछले कुछ वर्षों में भारत की तेज आर्थिक ग्रोथ में अहम भूमिका निभाने वाली दिल्ली अब प्रति व्यक्ति आय के मामले में अव्वल बन चुकी है। संसद में वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीना द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 1,35,814 रुपए प्रति व्यक्ति आय के साथ दिल्ली देश में सबसे अधिक कमाने वालों का राज्य बन गया है। गौरतलब है कि 2009 के मार्च में जहां प्रति व्यक्ति आय 88,421 रुपए थी, वहीं मार्च 2011 में ये बढ़कर 1,35,814 रुपए हो गई। वहीं आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 18,710 रुपए से बढ़कर 26,051 रुपए पहुंच गई है। बिहार में ये 13,663 रुपए से बढ़कर 20,069 रुपए हो गई है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय से दिल्ली की आय 7 गुना ज्यादा, तो देश की प्रति व्यक्ति आय इस समय 54,835 रुपए है। अच्छी खबर यह है कि पिछले 5 वर्षों में सभी राज्यों की प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ, जो भारत में भारी आर्थिक संभावनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचने को भी दर्शाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। भारत में गेहूं और धान जैसी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए खेती में नई तकनीकों का समावेश किया जा रहा है, जिससे परंपरागत फसलों के उत्पादन को बढ़ाया जा सके और किसानों के मुनाफे में इजाफा हो सके। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था में खेती का बड़ा योगदान है। भारत की कुल जीडीपी का 16% से भी ज्यादा हिस्सा खेती है। जिस हिसाब से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए उत्पादन क्षमता को बढ़ाना भी जरूरी है, जिसके डिमांड और सप्लाई के बीच तारतम्यता बनी रहे। लेकिन धान और गेहूं जैसी परंपरागत फसलों का गिरता उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की चाह में भारत के किसान परंपरागत खेती से दूर हो रहे हैं। इसी को देखते हुए अब भारत में गेहूं और धान के उत्पादन बढ़ाने वाली नस्ल की खोज और भारत में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विश्व की प्रमुख बीज कंपनी मोनसेटो ने $1 करोड़ यानी करीब 46 करोड़ रुपए के अनुदान का प्रावधान किया है। इसी प्रावधान के तहत भारत के विभिन्न एग्रीकल्चर कॉलेज के 6 विद्यार्थियों को जानी मानी संस्था मोनसेटो भेजा जा रहा है, जहां ये छात्र खास तौर से धान और गेहूं की फसल पर रिसर्च करेंगे और साथ ही प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नई तकनीक के साथ खेती के नए प्रयोग सीखेंगे, जिससे एक बार फिर से धान और गेहूं की खपत बढ़ाई जा सके। भारत की तरफ से जाने वाले छात्र धर्मेंद्र का कहना है कि trying to transfer some of the genes which are responsible for high iron and zinc content in wheat. So those genes are present in wild relatives like Thinopyrum azilops, and we are trying to transfer that genes into a cultivated one. It called alien introgression. गौरतलब है कि किसान ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए परंपरागत खेती से दूर हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, अनाज की मांग भी बढ़ रही है, जिसे पूरा करने के लिए गेहूं और धान का उत्पादन बढ़ाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल खेती में बढ़ना चाहिए। यही तकनीक मुहैया कराती है मोनसेटो। मोनसेटो की ज्योत्सना भटनागर के मुताबिक agriculture for all of us engaged in this sector, in this business associated with this sector, which was to help farmers produce more because it was going to feed the growing population worldwide. But while they were producing more, it is meant to help farmers conserve more, grow the same or more amount of food with less land, less water, less energy. आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 में भारत की जनसंख्या 130 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जिससे खाने की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस डिमांड को पूरा करने के लिए गेहूं और धान जैसे स्टेपल फूड की खेती पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, और इस तरह की कोशिश से न सिर्फ डिमांड पूरी होगी, बल्कि किसानों को भी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार।